दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर सस्पेंस स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है शापित पति। यह बात 1960 से 70 की बात है। शादी का माहौल था, चारों ओर हंसी ठिठोली और दौड़ भाग। आज सुगना की बारात आ रही थी बगल के गांव से। सुगना गुड्डे गुड़ियों के खेलने की उम्र में दुल्हन बनी थी। महज 12 साल की उम्र थी उसकी। उसे शादी के मायने भी नहीं पता थे। वो बस खुश हो रही थी, इसलिए कि नए नए कपड़े मिल रहे थे। चाची, बुआ, मामा, मामी उसके लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा कर लाए थे। धर्मा उम्र 15 साल दूल्हा बना, बुआ से काजल लगवा रहा था। बारात निकलने ही वाली थी। धर्मा के बापू पूरा बंदोबस्त देख रहे थे। अरे हरिया, अंदर औरतों से कहो जल्दी तैयार करें लल्ला को। धर्मा के मामा सबको जल्दी करने को कह रहे थे। हमारे तरफ शादियों में मामा मामी और फूफा की बड़ी भूमिका रहती है। धर्मा की चाची चिढ़कर बोल रही थी और महिलाएं उसका साथ देकर हंस रही थीं। धर्मा तैयार होकर निकलता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बन्ना बन्नी गीत शादियों में खूब गाया जाता है। महिलाएं गाती हुई बारात को विदा करती हैं। बताशे पैसे लुटाए जाते हैं। छोटे बच्चे तो जैसे इस अवसर की ताक में ही रहते हैं। बारात नाचती गाती सुगना के दरवाजे पर पहुंचती है। वहां भी बारात आगमन पर समधी दूल्हे बारातियों को गाली गीत के साथ स्वागत होता है। दोनों की शादी की रस्म हंसी खुशी के माहौल में पूरी होती है। जूता चुराने की रस्म पर सुगना की बहनों ने खूब परेशान किया। आखिर धर्मा के बापू को उनको मुंह मांगे पैसे देने पड़े, तब जाकर आगे की रस्म शुरू हुई। दोनों परिवार बस खाते पीते सभ्य लोग थे, ज्यादा कुछ देने की हैसियत नहीं थी। फिर भी धर्मा को सुगना के बापू ने एक अंगूठी और साइकिल दिया था और रेडियो का वादा गौने में देने को कहा था। विदाई के वक्त सुगना खुश थी। उसे क्या पता था कि क्या हो रहा है। वो तो एक और घर जा रही थी। सुगना की माँ ने उसे बताया था कि वहाँ भी उसे एक बापू और माँ मिलेंगे और उसके साथ खेलने के लिए एक दोस्त जो तुम्हारे पति हैं। इसलिए सुगना खुश थी। साथ में उसकी छोटी बहन रमिया आई थी। 8 साल की रमिया आते ही अपने बराबर के बच्चों के साथ खेल में लग गई। उसने अपने रोते माँ बापू की ओर देखा और भोलेपन से कहने लगी, काहे रो रही हो अम्मा? हम तो बगल के ही गांव में तो हैं। जब हमारे पति से झगड़ा होगा हम आ जाएंगे। उसकी भोली बातों को सुन रोते हुए लोग हंसने लगे। सुगना के बापू अपनी समधी से बात कर रहे थे कि चौथी की रस्म में विदा कर दीजिएगा, जिस पर धर्मा के बापू ने हामी भर दी। रास्ते में वो बार बार अपने गहने देखती, कपड़े देखती और खूब खुश होती। बारात घर लौटती है। धर्मा और सुगना को उसकी माँ टीका लगा परछन कर उतारती है। मंगल गीत गाए जाते हैं। सास ने उसे कमरा दिखा दिया। वो वहीं जाकर चुपचाप से बैठ गई। वहीं सास ने किसी से उसके लिए मिठाई और पानी भिजवा दिया। नए लोग, नए चेहरे देखकर वह सहम गई। उसकी खुशी पल में गायब हो गई थी। ऊपर से ये घूंघट, जिसे सास ने कहा था कि अभी तुम्हें घूंघट में ही रहना होगा। भूख, गर्मी, नींद सबसे परेशान थी सुगना। उसे अपने अम्मा, बापू, सपना, सोना सबकी बहुत याद आ रही थी। पहले गांव में मई जून में ही ज्यादातर शादियां होती थी। फसल कट जाती थी, लोग खाली हो जाते थे। पैसे रुपए भी कृषि उत्पादों को बेचकर मिल जाते थे। तब लोग अपना बड़ा कार्य निपटाते थे। ऐसे में गर्मी में घूंघट में बैठना सुगना के लिए असहाय हो रहा था। थोड़ी देर में धर्मा की बड़ी बहन आई। दोपहर का समय हो रहा था। एक हल्की सूती साड़ी उसको उसके बक्से से निकाल कर देती है और कहती है, हाथ मुंह धुल लो, मैं साड़ी पहना देती हूँ। खाकर थोड़ा सो लेना, शाम को तुम्हें देखने आसपास की औरतें आएंगी। घूंघट में ही रहना होगा और जब वे तुम्हारा घूंघट उठाएं तो नजरें नीचे रखना और हंसना नहीं। काहे दीदी? सुगना ने अपनी ननद चिरैया से पूछा। चिरैया ने कहा, देखो सुगना, तुम हंसोगी नहीं और सर नीचे किए रहोगी ना तो वो तुम्हें पैसे देंगी, नहीं तो गुस्सा होकर चली जाएंगी तुमको बिना कुछ दिए, समझी? अच्छा दीदी, तब तो मैं जरूर आंखें बंद रखूंगी। सुगना के चेहरे पर मासूमियत छाई थी। थोड़ी देर में ननद ने उसके भारी भरकम कपड़े बदलवाकर हल्की साड़ी पहना दी। खाना परोस कर लाई और खाने के बाद सुगना को सोने को कह दरवाजा हल्का उड़काकर चली गई। इधर सुगना की सास घर आए मेहमानों को
फल, मिठाई और कपड़े देकर विदा कर रही थी। बीच में कमरे में धर्मा आया। सुगना गहरी नींद में गोते लगा रही थी। कपड़े बदलकर बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया। शाम को महिलाएं मुंह दिखाई के लिए आईं। दीदी ने अच्छे से सुगना को समझा दिया था कि सबके पैर भी छूने हैं और साथ साथ सास के भी। सुगना सास के साथ साथ आई हुई महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर चुपचाप बैठ गई। बारी बारी से महिलाएं उसका मुंह देखती, कुछ पैसे देती और फिर बैठ जाती। मुंह दिखाई के बाद सुगना को सास ने कमरे में भेज दिया। सुगना सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी कटीली आंखें जो भी देखे भूल नहीं सकता था। गांव में मिट्टी से खेलने वाली अनपढ़ सुगना तैयार होकर बहुत अच्छी लग रही। रात को धर्मा आया। सुगना उसे देखकर कहने लगी, क्या तुम मेरे कमरे में सोवोगे? धर्मा ने कहा, हाँ, अम्मा ने तो यही कहा था। अच्छा, तुम मुझे कहानी सुनाओगे? मुझे कहानी सुनकर ही नींद आती है। धर्मा को गुस्सा आने लगा। वह बाहर निकला और अपनी माँ के पास गया। माँ, कैसी लड़की है, मुझसे कहानी सुनने को कह रही है। बच्ची है। सास ने चिड़ैया को आवाज दी, जा बिटिया, बहू के पास सो जा, पलंग बड़ा है, तीनों तो लेट ही जाओगे। ठीक है अम्मा, चिड़ैया ने कहा। चिड़ैया की भी शादी हो चुकी थी। चौथी तक उसे अम्मा ने रोक रखा था। उसके पति शादी निपटाकर वापस हो गए थे। जितने दिन सुगना रही, धर्मा और सुगना में झगड़ा होता ही रहता। कभी अम्मा तो कभी दीदी दोनों को शांत करती। चौथी के दिन सुगना के घर से उसके बापू, चाचा और चचेरे भाई आए थे उसे लिवा जाने। सुगना खूब खुश थी। आज उसने झगड़ा नहीं किया। धर्मा से सुगना चली गई। 4 दिन में ही वह सबके दिलों में बस गई थी। चिड़ैया भी अपने ससुराल चली गई। अब अम्मा अकेले। धर्मा स्कूल चला जाता। उसका हाई स्कूल था। इस अगले साल धर्मा के बापू खेत में काम देखते। समय पंख लगाकर बीत रहा था। धर्मा का हाई स्कूल हो गया था। उसका पढ़ाई में कम ही मन लगता था, इसलिए आगे न पढ़ने का विचार त्याग वह अपने बापू का खेतों में हाथ बटाने लगा। अब सुगना 15 की हो गई थी और धर्मा 18 का। दोनों तरफ से ही सुगना की विदाई की बातें हो रही थी। दिन तारीख निकाल सब बड़े जाकर सुगना को विदा कर लाए। धर्मा को रेडियो मिला था जिससे वह बहुत खुश था। सुगना किशोर अवस्था में और भी आकर्षक हो गई थी। धर्मा भी युवा हो चुका था। अब धर्मा को शादी का अर्थ समझ में आ गया था। अब सुगना पहले जैसी चंचल नहीं रही थी। गंभीरता उसके व्यवहार में झलकती थी। उससे बड़ी उम्र की सखी सहेलियों ने उसे भर भर के ज्ञान पिलाया था। धर्मा का भी उसके आने के बाद काम में ज्यादा मन नहीं लगता। वह सुगना के आसपास मंडराता रहता। दोनों एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर जुड़ गए थे, एक दूसरे का खूब ख्याल रखते। धीरे धीरे वे मानसिक और शारीरिक तौर से भी एक हो गए थे। लेकिन नियति ने उनका मिलन शायद बहुत कम दिनों के लिए सोच रखा था। सुगना को मस्तिष्क ज्वर हुआ और बहुत जल्दी ही वो भगवान को प्यारी हो गई। एक हंसता खेलता परिवार फिर से गम के अंधेरे में खो गया। सुगना के मरने के बाद धर्मा की जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। अभी तो उनमें पति पत्नी का रिश्ता कायम हुआ था कि निर्मम काल ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। हर जगह उसने सुगना की पायल की झंकार, उसकी खनखनाती हंसी सुनाई देती और वो अचानक चौंक जाता। वह अपने कमरे में कम ही जाता। खेत पर भी जाना उसने बंद कर दिया था। धर्मा की माँ और उसके पिता इसके लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने उसका स्थान परिवर्तन कराने का सोचा। गांव के कुछ युवा जो धर्मा के दोस्त थे वो कलकत्ता में काम करते थे। उनका गांव आना हुआ था। उसके पिता ने उन लोगों के साथ धर्मा को भी रोजी रोटी कमाने भेज दिया। धर्मा कोलकाता आ गया था। दोस्तों की मदद से एक फैक्ट्री के कैंटीन में उसकी नौकरी लग गई। उसका काम था कैंटीन के लिए राशन लाना और कैंटीन में खाना बनाने के बाद टिफिन पहुंचाना। यहाँ आए महीने हो गए थे। अब वो सुगना को धीरे धीरे भूल रहा था। महानगर की दौड़ती भागती जिंदगी पूरे दिन काम में बीत जाता। रात 9 बजे तक फुर्सत मिलती तो सुगना के पिता द्वारा दिया गया रेडियो सुनता। फरमाइशी गीतों में अपने दर्द भरे गीत भेजता। छुट्टी के दिन दोस्त उसे जबरदस्ती फिल्म दिखाने ले जाते। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, सड़कों और मदमस्त चलती ट्राम जो कि कोलकाता की लाइफलाइन थी, हाथ से खिंचता रिक्शे वाला सब कुछ देख वे दंग रह जाता। विक्टोरिया मेमोरियल में प्रेमी जोड़ों को
अजीब अजीब हरकतें करते देख वह शर्मा जाता और तब उसे सुगना की बहुत याद आती। गांव जाना कम ही हो पा रहा था। हर महीने पैसे भिजवा दिया करता। धर्मा के बापू का खत आया था जिसमें हाल खबर लिखाई थी अम्मा ने। इस बार चिरैया फिर से पेट से थी। एक लड़की उसके पहले से थी। बेटे की चाह में फिर से गर्भवती हुई। अम्मा ने कहा था अगर चिरैया के बेटा होगा तो धर्मा बच्चे के लिए कोलकाता से एक सोने की चेन बनवा लाना और इस बार बेटवा दिवाली में जरूर आना। तुमको देखे आंख तरस गई है। घर से चिट्ठी पढ़कर धर्मा को बड़ा सुकून मिलता कि सब लोग ठीक ठाक से हैं। समय तेजी से भाग रहा था। धर्मा दिवाली में घर गांव गया। अम्मा बापू चिरैया के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले गया। अम्मा के लिए तात की साड़ी, बंगाली सिंदूर, आलता, चूड़ी में शंख, पोला। अम्मा हंसते कहती ये सब का है, बंगाली बना देगा हमको। हम लोग ये सब थोड़ी पहनते हैं। कहीं कोने बंगाली लड़की तो पसंद नहीं आ गई। सुन बिटवा सुन है, बंगाली लड़कियां जादू टोना जानती हैं, संभल के रहियो। वो हंसता अरे अम्मा तुम भी ना। बापू के लिए बाटिक का कुर्ता पैजामा, सोने की चेन। चिरैया के बच्चे के लिए वापस लौटने को हुआ तो अम्मा बापू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा अब न जा परदेस, गिने चुने जिंदगी के दिन हैं, साथ मिलकर गुजार लेंगे। अब तू शादी कर ले, कब तक यूं ही अकेला रहेगा, अभी तेरी उम्र ही क्या है। धर्मा हंसकर टाल जाता, लेकिन कोलकाता से लगातार फोन पर फोन आ रहा था, इसलिए उसको जाना पड़ा। धर्मा को फैक्ट्री में लोग पसंद करते थे। वह बहुत ईमानदार था। कुछ दिन से वो गौर कर रहा था कि राशन दुकान वाले बनर्जी बाबू की लड़की जब वो दुकान जाता तो किसी न किसी बहाने दुकान में आ जाती और चोरी चोरी उसे देखा करती है। धर्मा की नज़र उससे मिलते ही वह अंदर भाग जाती थी। बनर्जी बाबू का बड़ा घर था। पहले कहीं काम करते थे, रिटायर हुए तो राशन की दुकान खोल ली। एक नौकर रख लिया जो दुकान पर लोगों को सामान देता और अपने बनर्जी बाबू गल्ले पर बैठकर हिसाब करते। एक दिन धर्मा दुकान गया। आज बनर्जी बाबू गल्ले पर नहीं थे। गल्ले पर उनकी बेटी मुनमुन बैठी थी, यही नाम था उसका। नौकर उसे मुनमुन दी कहकर बुला रहा था। धर्मा ने राशन की लिस्ट पकड़ाई। नौकर से पूछा कहाँ है बनर्जी बाबू? उनको थोड़ा सांस का दिक्कत है, इसलिए दीदी बैठा है, अभी हम आपका सामान निकालता है, आप बैठो। नौकर भी बंगाली था, उसका नाम पलटू था। दुकान पर भीड़ नहीं थी, इक्का दुक्का लोग ही दुकान पर आ रहे थे। धर्मा ने कभी मुनमुन को ध्यान से नहीं देखा था। मुनमुन जब किसी ग्राहक का हिसाब करती तो धर्मा उसे चुपके से उसको निहार लेता। मुनमुन का रंग सांवला था, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी थी, लंबे बाल, चेहरा बहुत ही आकर्षक था। हंसती तो गालों में गड्ढे बन जाते, एकदम मौसमी चटर्जी की तरह। सच में बंगालन जादूगरनी होती है, तुरंत सामने वाले के दिल पर डाका डाल देती है। वह उसके ख्यालों में खोया ही हुआ था कि पलटू ने आवाज लगाई, दादा सामान रख दिया, पैसे दे दो। मुनमुन ने बिल मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा दिया। बिल मुनमुन के हाथों से लेते वक्त धर्मा के हाथ कांप रहे थे और मुनमुन हौले से मुस्कुराती उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ रही थी। वह कितनी भी कोशिश करता कि मुनमुन का ख्याल न आए, लेकिन मुनमुन उसके ख्वाबों में, उसके ख्यालों में हावी हो चुकी थी। वह चाहकर भी उसके मुंह पाश में खिंचा चला जा रहा था। जवान था, मन में तरंगे उठती थी। कम आयु में ही तो विदुर हुआ था, अभी उम्र ही क्या थी, 20 साल। लेकिन अम्मा की बात उसके जहन में बार बार आती, किसी बंगालन को ब्याह कर ना ले आना, बंगालन बहुत जादूगरनी होती है। मेरा तात्पर्य उनके रूप लावण्य से है, पाठक इसे अन्यथा नहीं ले। 15 दिनों बाद बनर्जी दादा दुकान में बैठने लगे, लेकिन अब वो बहुत प्यार से धर्मा से बात करते। दुकान में भीड़ होती तो अंदर से चाय मंगवाते उसके लिए। मुनमुन ही चाय लेकर आती। धर्मा को बात कुछ अजीब लग रही थी कि बनर्जी दादा में इतना परिवर्तन कैसे, जिस व्यक्ति का इतना रूखा स्वभाव कि 1 मिनट दुकान के आगे बिना काम के कोई खड़ा हो जाए तो आफत मचा देते थे। एक दिन वो कैंटीन में था तो बनर्जी दादा का नौकर पलटू आया। उसने कहा तुम शाम को दुकान आ जाना। धर्मा ने कहा क्यों? राशन का तो सारा हिसाब क्लियर है, तो फिर क्यों बुलाया है?
पलटू धीरे से किनारे ले गया और थोड़ा शर्माते हुए बोला, लगता है आपको दीदी पसंद करती हैं। अंदर दादा से बाऊदी को बात करते सुना कि तुम अच्छे छेले हो। धर्मा को उसकी बातें सुनकर आनंद आ रहा था। उसने धीरे से पूछा, तेरी दीदी मेरे बारे में कुछ कहती है? अब तुम आओ बाबू, शाम को दुकान पर सब क्लियर हो जाएगा। ये तो और एक पहेली मेरे ऊपर छोड़कर जा रहा था। कहीं मुनमुन ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया बनर्जी दादा को कि वो मुझे घूरता है? मैं देखता तो था, लेकिन चुपके चुपके मन में कई सवाल थे। उनका जवाब भी खुद ही दे रहा था। धर्मा काम में मन नहीं लग रहा था। शायद इसी मारे आज जैन साहब का टिफिन चोपड़ा साहब के पास और चोपड़ा साहब का टिफिन जैन साहब के पास पहुंचा दिया, जिससे बहुत जलालत झेलनी पड़ी। इतने दिनों में काम में उसे पहली बार डांट और शर्मिंदा होना पड़ा। खैर, जैसे तैसे शाम हुई। सज सवर और अनजान डर के साथ धर्मा बनर्जी दादा की दुकान पहुंचता है। बनर्जी दादा बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन कभी कभी चूक जाते थे। ये मानवीय कमजोरी है। वह सोचता तो है कि उससे बड़ा सयाना कोई नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। खैर, बनर्जी दादा उसका इंतजार कर रहे थे। पलटू को दुकान पर छोड़ धर्मा को लेकर अंदर गए। उनकी पत्नी रसोई में कुछ बना रही थी। दोनों अतिथि कक्ष में बैठते हैं। बातचीत की शुरुआत बनर्जी बाबू करते हैं। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सकपकाया धर्मा कहता है, जी बढ़िया चल रही है। और क्या पगार मिलता है तुमको? जी 900 रुपए। तब तक पकौड़े लेकर मुनमुन आ गई। मिसेस बनर्जी भी चाय लेकर उन लोगों के वार्तालाप में शामिल हो जाती है। मुनमुन पकौड़े रख दरवाजे की ओट में खड़ी बातें सुनने लगती है। बनर्जी बाबू कहने लगे, मुनमुन बहुत सुंदर गाना गाती है, हारमोनियम भी बजाती है। तुमको गाने का शौक है? हाँ, धर्मा कहता है। मुनमुन मुनमुन इधर आओ, तुम धर्मा को अपना गाना तो सुना दो। मुनमुन तो जैसे इंतजार में बैठी थी। उसका हारमोनियम भी कमरे में ही रखा था। उसने तार छेड़ ऐसा समा बंधा कि धर्मा उसी में खो गया। जब गाना खत्म हुआ तो मुनमुन शर्माती हुई अंदर भागी। बनर्जी बाबू और उनकी पत्नी ने उसे रात को खाना खाकर जाने के लिए रोक लिया था। इतना लजीज खाना उसने कभी नहीं खाया था। मछली तो उसके घर में भी बनती थी, लेकिन सरसों पीसकर बनी मछली उसने पहली बार खाई। बेगुन भाजा, मिष्टी दोई, पोस्तो आलू और भी बहुत कुछ। वह तृप्त हो चुका था। जाते वक्त बनर्जी बाबू ने कहा, धर्मा आते रहना, किसी दिन छुट्टी हो तो मुनमुन को पिक्चर दिखा लाना। बेचारी अकेली बोर होती रहती है, तुम्हारे साथ अच्छा समय काटेगी। मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि इन लोगों को रात में समय दे पाता हूँ जब पूरा बाजार बंद हो जाता है। धर्मा ने कहा, जी। आज धर्मा के पाँव जमीन पर नहीं थे। उसने सोचा भी नहीं था कि मुनमुन का सानिध्य उसे जल्दी ही मिलने वाला है। तारों भरी रात में आज किसी को नींद नहीं आ रही थी। बनर्जी दादा अपनी पत्नी के साथ मुनमुन और धर्मा को लेकर सपने बुन रहे थे। धर्मा को मुनमुन के सानिध्य की आस से ही झुरझुरी हो रही थी। मुनमुन इधर धर्मा को लेकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसका भी जैसे अकेलापन दूर ही होने वाला था। सबके अपने अपने सपने थे। प्रेम की गाड़ी पटरी पर आ गई थी। ऋतुएं अपना वाहन दो नए प्रेमियों पर चला रही थी। जब भी नौकरी से छुट्टी पाता निकल जाता मुनमुन को लेकर। जिस विक्टोरियल मेमोरियल को पहली बार जब उसने देखा था, जहां कई जोड़े देश दुनिया की परवाह किए आपस में खोए रहते थे, अब वो भी इन्हीं दोनों का ठिकाना बन गया था। अब गांव वाले दोस्तों से भी उसका मिलना बंद हो गया था। महीने में अब 2 ही खत घर भेज पाता था। वह खुश था, बेहद खुश। एक दिन मिसेस बनर्जी ने, सुनो जी, अब बहुत हो गया दोनों का घूमना फिरना। अब मोहल्ले वाले भी खुसर फुसर करने लगे हैं। अब दोनों के हाथ पीले कर दो, फिर चाहे जहाँ जब चाहे जाएं। लेकिन धर्मा के घर का पता तो कर लो। क्या पता करना? धर्मा को तो मैंने घर जाते ही नहीं देखा। यही शादी के बाद अपने घर में घर जवाई रहेगा, हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा। और मुनमुन भी हमसे दूर नहीं जाएगी। तुम कहते हो तो ठीक है, बात कर लो, मिसेस बनर्जी ने कहा। पलटू को उन्होंने भेजा, धर्मा बाबू जब आप खाली होना तो मुनमुन दी के घर चले आना। धर्मा काम निपटाकर पहुंचता है
तब बनर्जी बाबू उसकी राह बेसब्री से ताक रहे थे। उन्होंने धर्मा से शादी के लिए पूछा तो धर्मा ने हामी तो भर दी, लेकिन घर वालों को इसकी जानकारी नहीं दी। इतना तक कि दोस्तों को भी नहीं। सादे तरीके से शादी हो गई। मुनमुन और धर्मा की नौकरी भी बनर्जी बाबू ने छुड़वा दी। दुकान का ही बहुत काम था, दुकान पर ही रख लिया। अब बनर्जी बाबू को आराम मिल गया था, घर बैठे ही बेटा मिल गया था। धर्मा ने तो कभी सपने में भी ऐसी जिंदगी नहीं सोची थी। आया था नौकर बनकर और बन गया मालिक। बीवी मिली, घर मिला, जिंदगी में और क्या चाहिए। चैन से दिन बीत रहे थे। मुनमुन के गेसुओं में लेटा दाम्पत्य सुख भरपूर उठा रहा था। खत और पैसा लगातार घर भेजा करता कि किसी को शक न हो। दोस्त तो आखिर कमीने होते हैं। आखिर कुत्ते की तरह सूंघते पता लगा ही लिया कि धर्मा आजकल क्या खिचड़ी पका रहा। उन्होंने उससे दावत खाई और चले गए। दिवाली में वे जब घर गए तो धर्मा के माँ बापू से मिलने गए। वहाँ उन्होंने धर्मा की कहानी उसकी अम्मा और बापू को सुना दी। अम्मा के तो कांटों खून न रहा, वो सन्न रह गई, राग अलापने लगी। ऐसी औलाद पैदा की हो, विवाह कर लिया बंगालन से और खबर भी नहीं किया। पूत कपूत हो गया, वही ससुर के पैसे पर ऐश कर रहा है। धर्मा के बापू ने शांत कराया, चुप रह धर्मा की अम्मा, गांव वालों को पता न लगे, नहीं तो बड़ी थू होवेगी। तो क्या करूं, जो कलेजा मेरा जल रहा है, कहाँ लौट के आग बुझाऊं। धर्मा की माँ छाती पीटती बोली। धर्मा के पिता ने उसकी माँ के कान में कुछ फुसफुसाया, कहा। धर्मा की माँ ने हाँ में सिर हिलाया। योजना तैयार थी। जब गांव वाले लड़के त्योहार मनाकर लौटने लगे तो धर्मा के घर गए। वह उसकी माँ को खटिया पर लेटे देखा। उसमें से एक ने कहा, क्या बात है काकी। धर्मा के पिता ने कहा, तुम लोग को नहीं बताए कि तुम लोग धर्मा को बता दोगे। बेचारा परदेश में है, दुखी होगा। उसकी अम्मा अब कुछ दिन की ही मेहमान है। वैसे तुम लोग धर्मा से कुछ मत कहना। दोस्त कोलकाता पहुंचते मानव स्वभाव ऐसा है, जिस बात को करने से रोका जाए वो कार्य मनुष्य अवश्य करता है। धर्मा के पिता को मालूम था कि ये बात धर्मा के दोस्त अवश्य बताएंगे। ऐसा ही हुआ। पहुंचते ही वे धर्मा के पास पहुंचे और उन्होंने उसे उसकी अम्मा की तबीयत के बारे में बताया कि अब तेरी अम्मा कुछ ही दिन की मेहमान है। पर क्या हुआ, उसको चिट्ठी में तो कभी भी बापू ने नहीं लिखा। अरे वो तुझको परेशान नहीं करना चाहते थे। धर्मा उस दिन पूरी रात नहीं सोया, रात भर करवटें बदलता रहा। मुनमुन उसको देख परेशान हो रही थी। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। ऐसे ही ऊहा पोहा और बेचैनी में 2 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मानव कितना भीरू होता है। पहले तो वह जाल बुनता है, फिर उसी बुने जाल में खुद फंसता चला जाता है। अगर वो अपने परिवार को अपने विवाह के बारे में बता देता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, या बनर्जी बाबू को अपने परिवार के बारे में बता देता तो क्या होता। इसे क्या कहा जाए, हर जगह विश्वासघात। आखिर जब रहा न गया, वह अपनी अम्मा को बहुत प्यार करता था तो उसने चुपके से टिकट कटाया और अब बताता तो मुनमुन भी चलने की जिद करती और गांव ले जाकर वह कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता था। रात की ट्रेन थी। जब घर में सब सो रहे थे, चुपचाप से निकल गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि अम्मा तो एकदम टनाटन थी। बहुत सारे उल्हाने अम्मा की ओर से। किस मुंह से पूछता कि अम्मा इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने। सब कुछ छोड़कर बीमारी के नाम से चला आया था वह। यहाँ धर्मा के पिता ने फरमान जारी कर दिया कि अब तू कोलकाता नहीं जाएगा। धर्मा इतना डरपोक कि यहाँ अपने विवाह की बात नहीं बताई और गांव में ही रुक गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बनर्जी बाबू और मुनमुन को उसकी आने की उम्मीद धूमिल होने लगी। अब बनर्जी बाबू बार बार अपना सर पीट रहे थे कि उन्होंने उसके बारे में जाने बिना कैसे शादी कर दी। वे उसके दोस्तों के बारे में भी नहीं जानते थे। ये एक सबक था उन पिताओं के लिए जो खूबसूरत लड़का नौकरी देख बिना उसके बारे में गहन छानबीन किए अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। 1 साल बीत गया था। अब धर्मा को लगातार मुनमुन की याद सता रही थी। वो अपने किए पर शर्मिंदा था कि उसे मुनमुन को बताकर आना था। आखिर उसने बापू से कहा, मुझे कोलकाता जाना है, मेरा कुछ सामान रह गया है और वो
कोलकाता पहुंचता है। सब कुछ बदल गया था कोलकाता में। कोलकाता पहुंचते ही वो पहले बनर्जी सदर पहुंचा। बनर्जी बाबू उसको देखकर भड़क गए। उसकी पत्नी ने शांत किया, फिर उसे घर में ले गई। मुनमुन नहीं दिखाई दे रही। एक अज्ञात आशंका से उसका दिल बैठा जा रहा था। बनर्जी बाबू डांटते जा रहे थे। वो लगातार माफी मांग रहा था, लेकिन उसकी नजर अंदर अपने कमरे की ओर थी कि कब मुनमुन आए। धर्मा ने आखिर संकोच त्याग कर पूछ ही लिया, मुनमुन नहीं दिखाई दे रही। बनर्जी दंपत्ति का चेहरा एकदम सफेद हो गया। अब मुनमुन हमारे बीच में नहीं रही, मिसेस बनर्जी ने कहा। क्या? धर्मा चीखा। अभी तक उसने गौर नहीं किया था कि जो मैसेज बनर्जी मुनमुन की बड़ी बहन दिखती थी, वो अब बहुत कमजोर और बूढ़ी दिख रही थी। मिसेस बनर्जी का रंग गोरा था और उनके माथे पर लगी लाल सिंदूर की बिंदी, शंख, पोला हाथों में, पैरों में आलता उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाता था। वे बनर्जी बाबू से उम्र में 8 साल छोटी थी। मुनमुन अपने पिता के रंग पर गई थी। बनर्जी बाबू सांवले थे। धर्मा को लगा शायद ये लोग झूठ बोलकर मेरे इतने महीने गायब होने का बदला ले रहे हैं। अभी मुनमुन आएगी और बहुत सारी शिकायत करे। उसने फिर से पूछा, बापू आप बताओ कहाँ है मेरी मुनमुन? मजाक मत कीजिए, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या? हाँ बेटा, तुम बिना बताए चले गए और मुनमुन रोज तुम्हारा इंतजार करती थी। कोई खत या कोई फोन ही आ जाए, हम उसे खुश करने के लिए कहते रहते, परेशान न हो, वो कहीं फंस गया होगा, आ जाएगा। वो हमारे सामने कहती, हाँ मैं उदास थोड़ी ही हूँ। अंदर ही अंदर वो घुटती रही। बारिश का मौसम आया। वो खिड़की से खड़ी मेघों की आवाज देखती और दर्द भरे गीत गाती और फिर सिसक सिसक कर रोने लगती। इसी तरह उसके दिन और रात बीत रहे थे। हमारी नींद, हमारा चैन, हमारा खाना, सब कुछ छूट गया था। हम उसे समझाते, लेकिन वो अंदर गम का सैलाब दबाए बैठी थी। और एक मनहूस दिन ऐसा भी आया कि सुबह जब हम उसके कमरे में उसे जगाने गए तो वह पंखे से लटकी मिली। उस दिन से हमारी दुनिया उजड़ गई। कितने खुश थे हम। तुम्हें क्या मिला हमें धोखा देकर? और बनर्जी बाबू की आंखों से आंसू निकलने लगे। धर्मा पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुनमुन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मेरे साथ निभाने का वादा किया था। माना कि मैं कुछ दिन तुमसे दूर चला गया था, लेकिन क्या इसकी इतनी बड़ी सजा होती है? मुनमुन मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? और फफक कर रोने लगा। दूसरा अवसर था जो उसकी जिंदगी उसका साथ छोड़ गई थी। दोनों दंपति ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन मुनमुन से कैसे माफी मांगता? वह खुद को उसकी मृत्यु का दोषी मान रात दिन खुद को कोसता। अब उसके लिए कोलकाता रुकना ठीक नहीं था। उसने बनर्जी बाबू और मुनमुन की माँ से आज्ञा मांगी और अपने गांव लौट गया। गांव आकर उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। धर्मा की माँ ने कहा, जो चला गया वो वापस तो आएगा नहीं। उसने बहुत जल्दबाजी कर दी। अब तू उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ना मान। होने को कौन रोक सकता है? जिंदगी में आगे बढ़ना ही होता है। धर्मा के पिता ने भी उसकी माँ की बात का समर्थन किया। समय के साथ साथ बड़े बड़े जख्म भर जाते हैं। धर्मा भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गया। अब वो खेती देखने लगा। खेती उसकी मेहनत से चमक गई। वह समृद्ध किसान बन गया। एक दिन धर्मा के लिए रिश्ता आया। गरीब परिवार की लड़की थी, हाई स्कूल पढ़ी थी, सुशील और सुंदर थी। धर्मा के माता पिता ने हामी भर ली। धर्मा ने रोकने की कोशिश की, परंतु माता पिता की मर्जी के आगे एक न चली। माँ अनशन पर जाने की धमकी दे रही थी। सारे तरीके से विवाह हुआ। सारे रिश्तेदार आए, चाचा चाची, मामा मामी। चिड़ैया अपने पति और 3 बच्चों के साथ अपने ससुराल से आई। फिर से एक बार धर्मा का घर चहक उठा। जिंदगी की गाड़ी निकल पड़ी। धर्मा के 3 बच्चे भी हो गए, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जिंदगी का कि फिर से धर्मा की पूरी जिंदगी बदल गई। धर्मा के सपने में अब मुनमुन का प्रवेश हो गया था। वह रोज सपने में आती और अपनी मौत के लिए उससे इंसाफ मांगती। धर्मा बहुत माफी मांगता, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। उसने कहा, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। 2 महीने के अंदर उसके माता पिता, चाचा चाची, बहन के बच्चे सब अचानक ही चल बसे। कोई बीमारी नहीं, कोई हादसा नहीं। धर्मा इस कदर डर गया कि उसने पंडित, तांत्रिक, जिसने जो कहा सब किया, लेकिन उसके करीब के 14 रिश्तेदार भगवान को प्यारे हो गए। धर्मा हर दिन सपने में गिड़गिड़ाता और अपने किए गए अपराध की सजा की गुजारिश कर और सभी को
बख्शने की गुहार लगाता। आखिर एक रात सपने में मुनमुन ने कहा, अगर तू अपने बच्चों और पत्नी की मौत नहीं देखना चाहता तो तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो, मानोगे? हाँ हाँ, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हें एक सुहागिन की तरह जिंदगी जीनी होगी। क्या? धर्मा घिघियाया। हाँ, तुम हमेशा स्त्रियों के कपड़े पहनोगे, हाथों में भर भर के चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी, लिपस्टिक, जितना भी सौंदर्य प्रस्थान स्त्रियाँ उपयोग करती हैं, सब कुछ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा बचा खुचा संसार भी नहीं बचेगा। अगले दिन से धर्मा महिलाओं की भांति सस्ता संवरता और अपने सब काम पर जाने लगा। खेत, बाजार, हर जगह। हाँ, उसके बाद से कोई मौत नहीं हुई और मुनमुन भी उसके सपनों से गायब हो गई। पहले लोग हंसते, लेकिन धीरे धीरे उसे उस वेशभूषा में देखने के आदी हो गए। और इस तरह से ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सत्य है। इसे कहानी के रूप में अपनी कल्पना से आप लोगों के सामने पेश किया है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।